देश के आर्थिक विषय के ऊपर विचार करने के लिए इस सदन में एकत्र हैं और मैं आशा करता हूं कि अर्थ के इस विषय के ऊपर सार्थक चर्चा से कोई सार्थक निष्कर्ष होंगे तो हमें अधिक बेहतर और सार्थक पक्ष नजर आएगा। मैं अपने सम्मानित सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय जो ग्रोथ रेट अवेलेबल है, जिसका सोर्स है IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अक्टूबर 2013। मैं छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहा हूं, सामान्य देशों की बात नहीं कर रहा हूं। अमेरिका की 1.5 है %, यूरोपियन यूनियन 1.2, जर्मनी 0.9, फ्रांस 1.3, इटली 1.7, स्पेन 1.7, जापान 1, इंग्लैंड 0.6, कनाडा 1.6 और अदर एडवांस कंट्रीज 2.2 और इसमें भारत 6.3। अब ये अक्टूबर 2023 का है और इतना ही नहीं मान्यवर, चुनौतियां कितनी बड़ी हैं इससे समझना चाहिए कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, दो बड़े बैंक डिफॉल्टर हो गए। चाइना में वहां की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे डिफॉल्टर हो गई। यह सामान्य बात नहीं है। दुनिया के दो बड़े देशों में इतनी बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं और उनके बीच में से मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, हमारे यहां क्या कोई ऐसी स्थिति का आपको कोई उदाहरण मिला है? यह दर्शाता है कि इन विपरीत परिस्थितियों में हम किस प्रकार से आगे जा रहे हैं। अभी माननीय डेरेक ओब्रायन जी ने जो बात कही थी मनरेगा के संदर्भ में, तो मैं ये भी जरूर स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो जानकारियां मांगी थी वो भी किस रूप में पश्चिम बंगाल की सरकार ने दी है, वो भी सामने आ जाता तो और भी बेहतर। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि भारत के बारे में जब अगर IMF ने कहा है कि इंडिया की प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 11.5% होगी, चाइना की 8% हो सकती है, यूएस की 5.1, ये वर्ल्ड इकोनॉमी को लीड करेगी। अर्थात अब हम वर्ल्ड इकोनॉमी के लीडर के रूप में उभर कर सामने आते जा रहे हैं। और ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जिस प्रकार की व्यवस्थित नीतियां बनाई हैं। मुझे स्मरण है कि जब जनधन अकाउंट खोलने की बात आई थी तो उस समय बहुत से अधिकारी वर्ग और व्यवस्था का वर्ग ये मानने को तैयारी नहीं था कि इतने जनधन अकाउंट खोले जा सकते हैं। आज 50 करोड़ से अधिक जनधन अकाउंट हैं और जिसमें सिर्फ धनवान लोगों के नहीं है, सामान्य लोगों के भी अकाउंट हैं, जिसमें डिपॉजिट अगर देखा जाए तो 51.5% ऑफ द फाइनेंशियल सेविंग है, पीएफ में 26% की फाइनेंशियल सेविंग है, इंश्योरेंस में 17% की फाइनेंशियल सेविंग है। अर्थात हमारा 94.8% सेविंग बिल्कुल सेफ सेक्टर में है। इस बात पे मुझे याद आता है मान्यवर 2013 में मैं अमेरिका के दौरे पे गया था। तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल में भारत को लेकर एक बड़ा ग्लूमी एटमॉस्फेयर था। वहां पे लोग कहते थे द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर, मगर हम लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया था द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज नॉट ओवर, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज वेटिंग फॉर मोदी जी टू कम इनटू पावर। और आज अगर हम देखें तो वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि केवल ऐसे नहीं हो रहा है। यदि हम इन आंकड़ों को गंभीरता से देखें तो पिछले समय के मुकाबले में अगर हमारे एक्टिव मोबाइल कनेक्शन जो पहले 93 करोड़ थे वो 110 करोड़ हुए हैं, तो मानी हुई बात इसमें बढ़ोतरी हुई है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या है? पहले हम मोबाइल हैंडसेट का इंपोर्ट 78% करते थे, मोबाइल हैंडसेट का, अब 4% करते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर हम 4%, इसका मतलब हमारी कितनी इसमें फॉरेन की वैल्यू बची है? मोबाइल फोन एक्सपोर्ट में हम पहले 1500 करोड़ के आसपास थे, आज 90,000 करोड़ रुपए के आसपास है। अगर हम नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सेल देखें तो मैं ये भी विनम्रता से ध्यान दिलाना चाहता हूं, अब यह सर्वेक्षण भारत सरकार का नहीं है कि ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में, ऑटोमोबाइल की होल्डिंग में हम दुनिया के तीसरे नंबर के देश बने हैं। 7.5 करोड़ परिवार भारत में ऐसे हैं जिनके पास कोई ना कोई एक ऑटोमोबाइल जरूर है, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। तो मानी बात है 7.5 करोड़ कोई धनाढ्य करोड़पति अरबपति नहीं है। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जो प्रयास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, ये उसका प्रमाण है।